हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। और हमने आपको बताया था कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए सभी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के कुछ सेट करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। उसी सीरीज में आज आपको मिलेगा जीएस और स्पेशल जीके स्पेशल, यानी कि आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस और जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए आने वाले, ये आपका ऐसा पोर्शन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसका जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड है, जिसकी वजह से इसे पढ़ने में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कहाँ से पढ़ना शुरू किया जाए और कहाँ तक पढ़ा जाए। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए छांट कर लाएंगे और आपकी ये जीके जीएस की क्लास डेली शाम को चलती रहेगी। आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। बिल्कुल फ्री में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जा रही हैं और पुरानी क्लासेस के लिंक भी नीचे दिए जा रहे हैं। तो अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई है तो उसको भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे दिए गए, उससे जुड़ते रहिए। बहुत ही 100% तैयारी आपकी कराई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व रहता है। आपको बताना है कौन सा व्यापार व्यवस्था, कौन सी व्यापार व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता है। पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार पूर्ण। तो सीधे सीधे जब आपको दिया गया कुछ विक्रेताओं का अधिकार रहता है, यानी कि क्या कहलाएगा इसे हम कहेंगे दोस्तों अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। जहां भी जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता हों, अर्थात 3 4 5 थोड़े विक्रेता, और उसे हम क्या कहेंगे अल्पाधिकार बाजार कहेंगे, कि वहां पर जो विक्रेता हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो इसे अल्पाधिकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। मौद्रिक नीति पर आधारित घटक नहीं है, यानी कि मुद्रा से संबंधित नहीं है, रुपए के लेन देन से संबंधित नहीं है। रेपो रेट, नैतिक उत्तेजना, क्रेडिट संभाजन या फिर सार्वजनिक ऋण। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन है। सार्वजनिक ऋण जो होगा ये आपका मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सभी क्वेश्चंस देखते रहिए। आपने अभी बीईओ का एग्जाम देखा होगा, इसके अलावा अन्य एग्जाम्स देखे होंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संविधान का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद ऐसा होता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेलवे मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मंत्री कोई भी लगा हो वो क्या होगा, वो तभी मंत्री बन सकता है जब वो कैबिनेट का सदस्य होगा, चाहे वो आपका राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। एकमात्र पद होता है राष्ट्रपति का पद, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। वही वाला ऑप्शन इसमें आपको चूज करना है और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 350, 352, 312 या फिर 280। तो बहुत अच्छे से बहुत बार आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि अनुच्छेद 352 जो आपका होता है ये आपका आता है भारतीय संविधान के आपातकाल से संबंधित है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक किसी भी प्रकार की सुरक्षा या किसी अन्य अंदेशे को देखते हुए आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है, याद रखिएगा। और आपातकाल कौन घोषित करता, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल या फिर चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही आंसर है। बारदोली सत्याग्रह जो किया था
वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। कहाँ पर किया था? गुजरात में किया था। ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था, किसानों से संबंधित, उनको अधिकार दिलाने से संबंधित ये आपका आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसी आंदोलन के बाद से इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये पूरी आपको PDF फाइल भी फ्री में अपलोड की जाएगी। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों जगह से PDF मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ पर सभी लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, अपनी पूरी तैयारी में अभी से लग जाइए। अगला, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय उपद्रव का पिता इनमें से किसको कहा जाता? सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता थे, आपको पता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, बीएड का पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनको ही भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है, अशांति का जनक भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट, अरावली या फिर पश्चिमी घाट। तो दोस्तों सदाबहार वन, यहाँ पे यानी कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती हो, मौसम बहुत अच्छा रहता हो, ऐसा आपका क्षेत्र है। इनमें से पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की जो वन होते हैं सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत का जो सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी घाट ही माना जाता है, याद रखिएगा। ये यूनेस्को के द्वारा चुना गया एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पृथ्वी तथा वह अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? यानी कि पृथ्वी हमारी जहाँ एंड होती है और जो अंतरिक्ष जहाँ प्रारंभ होता है उसके बीच की जो अंतिम रेखा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटोस्फीयर, आयन मंडल, मेसोपास या फिर मैग्नेटोपास। चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सभी क्वेश्चन समझते रहिए, आंसर करते रहिए। इसको मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मैग्नेटोस्फीयर इसको कहा जाता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मतलब दोनों अपनी ओर खींचते, जो बीच की लाइन होती है, इसे मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निर्मित होता है उसे क्या? थायरॉक्सिन, ऑक्सीसंस, साइटोकिनिन्स या फिर थाइमोसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, थाइमोसिन नाम से जाना जाता, थाइमस ग्रंथि से बना हुआ हार्मोन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और याद रखिए ये प्रतिरक्षी ग्रंथि होती है, लड़ने में मदद करने वाली ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खाली स्थान की उपस्थिति में होता है। फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं पौधों के भोजन बनाने की क्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें एक तो आपके क्लोरोफिल जरूरी है, इसके अलावा और क्या जरूरी है? पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सूर्य का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है और इस क्रिया में पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और हरे प्रकाश जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से इस अपना भोजन पकाते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही माने जा सकते। उपस्थित पूछी गई दोस्तों, क्वेश्चन समझिएगा, नहीं सी नंबर नहीं होगा। उपस्थिति जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की होती है, क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो क्वेश्चन समझिएगा, घुमाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका बीएड के पेपर में आया था। रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता यानी कि जो सबको स्वीकार कर सकता है वो किसके अंतर्गत आता है? यानी कि डोनर होता है देने वाला और रिसीवर जो होगा स्वीकार करने वाला, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, ए बी पॉजिटिव जो होता है आपका ये सार्वभौमिक स्वीकारता होता है, यानी कि सबको स्वीकार कर जाता है। सर्वदाता के नाम से भी इसको जानते हैं, सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, दाता नहीं सर्वग्राही। और आपका ओ निगेटिव जो होता है
इसे हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं। ये सबको ब्लड दे सकता है, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, और जो सबका ब्लड ले सकता है वो आपका AB पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लासेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। आज सुबह आपको संस्कृत की क्लास दी थी और इसी प्रकार की हिंदी की और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। तो और अगर आप लोग क्लासेस चाहते हो, पसंद आ रही तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा पिछली क्लासेस की तरीके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक आपको नीचे भी दिए गए हैं, उनसे सभी लोग जरूर जुड़े रहिए, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रच्छ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हों तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर परिदर्शी। क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर दर्पण की बात हो रही तो ये अवतल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, प्रच्छ दृश्य में जब भी वस्तु आपको बड़ी दिखाई दे, उल्टी दिखाई दे, तो ऐसा अवतल दर्पण में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, साबुन का बुलबुला खाली स्थान के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, यानी कि बुलबुला जो होता है गोल रंग का हो जाता, क्यों हो जाता? जड़त्व के कारण, दाब के कारण, पृष्ठ तनाव या फिर सान्यता। क्वेश्चन नंबर 13, और ये पृष्ठ तनाव ही इसमें ऐसी चीज होती है जिसके कारण इसका आकार जो होता है गोल हो जाता है। आपने देखा होगा बुलबुला मोस्टली आपको गोल ही दिखाई देगा, या तो फूट जाएगा या गोल रहेगा, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन, CAD का असंक्षिप्त नाम क्या होगा? यानी कि CAD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा CAD की फुल फॉर्म जो होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सही आंसर आपका B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कैड लैब्स कहा जाता है, कैड लैब, ऑटो कैड लैब, ये आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से जाना जाता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह में छाले की वजह से क्लास आपकी सही से नहीं आ पा रही थी, दूसरा नेट भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो आपको कल से डेली क्लासेस मिलेंगी। दोनों क्लास आपकी आती हैं, क्लास सुबह आती है, क्लास शाम को आती है। सभी क्लासेस को देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस और अच्छे से लाइव माध्यम से प्रोवाइड करा सकें। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छे से मिलता रहा तो जल्द ही लाइव क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे, जहां आप लोग अपने सभी डाउट लाइव क्लास में और सभी थ्योरी के चैप्टर्स वहीं पढ़ सकते हैं अच्छे से तैयारी करके। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी जो होता है आपका क्या कहलाएगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि ऊष्मा छोड़ रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। सही आंसर आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप लोग सभी पूरी PDF विद आंसर की एग्जाम्पल सहित अच्छे से पाने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कुछ क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए हैं और अच्छे से देखते रहिए, पूरी तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।